Good morning, students. Today I will teach you Mughal Empire. First of all, to read Mughal Empire, the first thing we should know from where this word Mughal comes. Mughal word comes from the word Mongol. This Mongol word is pronounced by Persians. They pronounce Mongol as Mughal. And this Mughal word comes to Indian region, and people of India started pronouncing Mongol or Mughal as Mughal. So in Indian territory, this Mughal becomes Mughal, and this Mughal comes from the original word Mongols. Persians call Mongol as Mughal, and Indian called Mughal as Mughal. Okay. To understand Mughal, we have to understand how did these Mongolians or Turco-Mongolians come to India, why they come to India. First of all, we have to understand the reason behind it. Why did Babur come to India? What were the reasons? What were the pre-circumstances of the first battle of Panipat? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से पहले क्या पॉलिटिकल कंडीशंस थी इंडियन रीजन की, नॉर्थ वेस्ट इंडियन रीजन की और सेंट्रल एशिया की, कि बाबर को फरगना से दिल्ली आना पड़ गया। ये जो मूवमेंट हुआ है फरगना से दिल्ली तक, बाबर का जो सफर है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आज वाली क्लास में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहुंचेंगे कहां? फरगना। सेंट्रल एशिया में हम लोग जाएंगे, और सेंट्रल एशिया में जाने पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तैमूर के बारे में जानेंगे। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स कि 14th सेंचुरी में मंगोलियन एम्पायर टूट चुका है। सेंचुरी में मंगोलियन एम्पायर बुरी तरीके से टूट गया, मतलब वो टूट गया, बिखर गया। उसको जोड़ा किसने? तैमूर ने। तैमूर का जो साम्राज्य था, जो रीजन था, वो कहां से कहां तक फैला हुआ था? टर्की, जिसको हम लोग माइनर एशिया कहते हैं, तैमूर का साम्राज्य कहां से कहां तक था? रिवर वोल्गा, वोल्गा रिवर के साउथ से लेकर इंडिया के इंडस के लेफ्ट हैंड साइड, मतलब वेस्ट ऑफ रिवर इंडस, ये इंडस रिवर है। सोचो, वोल्गा रिवर के साउथ से टर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये पूरा रीजन तैमूर का था। तैमूर का अब प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है जब तैमूर मर जाता है। तैमूर डाइड इन 1405। तो तैमूरों में एक खासियत होती है, तैमूरों की वो खासियत ये होती है कि अगर कोई भी तैमूर का राजा मरा तो उसके जितने भी बेटे हैं, बच्चे हैं,
तो उनका साम्राज्य छोटे छोटे रियासतों में बटेगा, मतलब इन द सेंस बंटवारा होगा। जैसे हमारे घर में बंटवारा होता है, वैसे इनका बिल्कुल जितने बच्चे हैं, जितने इसके बेटे हैं तैमूर के, उतने समूह में, उतने अमाउंट में, नंबर्स में वो चीज़ टूटेगा, वो प्रिंसिपैलिटी बनेगी, छोटी स्मॉल प्रिंसिपैलिटी, मतलब जिसको रियासत कहते हैं। साम्राज्य से छोटे छोटे रियासत के टुकड़ों में वो बटेगा। अब तैमूर पड़ा तो जाहिर सी बात है इसका पूरा साम्राज्य टूटेगा, बटेगा, बंटवारा होएगा। तो वापस से तैमूर के जाने के बाद तैमूर शासन या साम्राज्य कमजोर होता है। लेकिन तैमूर के मरने के बाद इसका जो पोता है, ग्रैंडसन शाहरुख मिर्जा, ये गजब का आदमी था। शाहरुख का मतलब होता है द फेस ऑफ शहंशाह। तो कहा जाता है कि जब तैमूर, मतलब शाहरुख जब जन्म लिया था, शाहरुख मिर्जा जी जब जन्म लिए थे, उसमें तैमूर चेस खेल रहा था। तो तैमूर ने नाम दिया अपने बेटे का, मतलब अपने पोते का, शाहरुख मिर्जा। और शाहरुख मिर्जा के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत दयालु था। ये तैमूर का पोता था, शाहरुख मिर्जा, जो तैमूर के बाद जो राजा बना। ये बहुत दयालु था और आर्ट एंड कल्चर में बड़ा, वो आर्ट्स में, इन कलाकृतियों में बड़ी रुचि थी इसकी। और इसी वक्त दो शहर बहुत ही, कह लो बहुत ही इंपॉर्टेंट था उसमें। क्यों? क्योंकि ये कल्चरली सेंटर हुआ करता था, समरकंद और हेरात। समरकंद और एंड हेरात, these two cities were the culturally center of Western Asia. अब इसका मैं इम्पोर्टेंस आपको बताऊंगा। बाबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इसको जीतना, समरकंद को। अभी आऊंगा उसमें सब चीज बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ध्यान सुनना है आप, ठीक है। तो समरकंद कल्चरली इंपॉर्टेंट था। अब मैं बता देता हूं समरकंद का लोकेशन बताता हूं, हेरात कहाँ है, समरकंद कहाँ है, सब चीज बताता हूं। ये है समरकंद, कल्चरली इंपॉर्टेंट। दूसरा हेरात, जो कि अफगानिस्तान में है। समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। और हेरात कहाँ है? अफगानिस्तान में। अभी प्रेजेंट का जो सिचुएशन, जो लोकेशन है। अब क्या होता है कि शाहरुख मिर्जा के समय में समरकंद बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी इसलिए था, ये कल्चरली सेंटर था, वो इसका वेस्टर्न एशियन कल्चर सेंटर था, वो वेस्टर्न एशियन कल्चर था। अब क्या होता है कि शाहरुख मिर्जा जी की डेथ हो जाती है, तब 1448 एडी में, 1448 शाहरुख मिर्जा जी मर जाते हैं। अब जैसा कि तैमूरों के वंश का ये रीति रिवाज था कि जब भी कोई राजा मरता है तो उनके बच्चों में उनका साम्राज्य वापस से बंटवारा होता है। तो शाहरुख मिर्जा के जो बेटे हैं उनमें बंटवारा होता है और वापस से तैमूरी साम्राज्य कमजोर होने लगती है। बंटवारा होगा तो सब अपने अपने ऑटोनमस, सब खुद सेल्फ रूलिंग प्रोविंस की, सेल्फ रूलिंग प्रिंसिपैलिटी होगी, सेल्फ रूलिंग रियासत होगी, तो जाहिर सी बात है वो कमजोर होएगा। तो फिर अब क्या करेंगे? अब क्या होता है कि वापस से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है।
जब आप टूटेंगे तो आप कमजोर होंगे, पहली चीज। और अगर आप कमजोर हैं तो उस समय जो आपके दुश्मन हैं वो आप पे धावा बोल देंगे, होगा कि नहीं होगा? यही चीज होता है। शाहरुख मिर्जा मरता है, छोटे छोटे रियासत में उनका साम्राज्य टूटता है और उनके लिए 3 डेंजर होते हैं, 3 उनके दुश्मन पैदा होते हैं, कह लो 3 उनके दुश्मन आ जाते हैं। पहला दुश्मन कौन है? यहाँ लिख देता हूँ चाइना, पे लिख देता हूँ चाइना, यही है। पहला दुश्मन कौन है? उज्बेक्स, आदिवासी थे ये उज्बेक्स। उज्बेक कहाँ के थे ये नॉर्थ, मतलब इंडियंस। तैमूरों का जो साम्राज्य था, ट्रांसऑक्शियाना एक वर्ड है, ट्रांसऑक्शियाना एक एरिया है बिल्कुल। ट्रांसऑक्शियाना मतलब कजाकिस्तान का सदर्न साइड, ठीक है। उज्बेकिस्तान पूरी, किर्गिस्तान पूरा, ताजिकिस्तान पूरा, तुर्कमेनिस्तान पूरा, ठीक है, ये वाला एरिया बिल्कुल। कजाकिस्तान का सदर्न साइड, तुर्कमेनिस्तान पूरा, उज्बेकिस्तान पूरा, किर्गिस्तान पूरा और ताजिकिस्तान पूरा। कितने कंट्रीज हो गए? 1 2, कजाकिस्तान का आधा कह लो, 3 पकड़ लो, 4 पकड़ लो, 5 कंट्रीज जो है ये 5 कंट्रीज जो है ये ट्रांसऑक्शियाना में आएगा, ठीक है। ट्रांसऑक्शियाना में पूरा साम्राज्य था किसका? शाहरुख मिर्जा का। ट्रांसऑक्शियाना पूरे उसके अंडर था। अब क्या होता है कि जैसे शाहरुख मिर्जा मरता है तो इस नॉर्थ से, ट्रांसऑक्शियाना के नॉर्थ से, मतलब कि सदर्न कजाकिस्तान से उभर के आते हैं उज्बेक्स। उज्बेक्स एक आदिवासी है, उसको हम लोग टर्को मंगोलिक आदिवासी भी कहते हैं, टर्को मंगोलिक आदिवासी। हालांकि ये बाद में मुसलमान में कन्वर्ट हो गए, लेकिन तैमूरी शासन जो थी उन्हें नीचे तबके का मुसलमान समझते थे, क्योंकि वो आदिवासी थे, ठीक है। बारबेरियंस कहते थे उनको, ठीक है। तो उज्बेक्स कहाँ? टू द नॉर्थ साइड से उज्बेक्स दुश्मन बने। ये सब नॉर्थ टू ट्रांसऑक्शियाना, ठीक है। सेकेंड दुश्मन कौन है? थोड़ा सा वेस्ट चले जाओगे ट्रांसऑक्शियाना के साथ वेस्ट, ये ईरान में उसमें सफाविदों का रूल था, सफाविद डायनेस्टी का रूल था। सफाविद कौन सा? वेस्ट गए, वेस्ट टू ट्रांसऑक्शियाना, टीओ लिख देता हूं, ठीक है, टीओ ज्यादा समझ में आएगा आपको। टीओ ट्रांसऑक्शियाना, टीओ, ठीक है। वेस्ट टू ट्रांसऑक्शियाना, ये कौन थे? सफाविद डायनेस्टी। तीसरा जो कि इनके प्रिंसिपैलिटी से नहीं निकला था, वो बिल्कुल साइड में था, लेकिन बहुत ही ग्रोइंग फेज में था वो। तीसरा कौन थे? ऑटोमन टर्क्स। ऑटोमन टर्क्स आफ्टर 1453 बैटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। 1453 के बाद जो बैटल कॉन्स्टेंटिनोपल जीतते हैं, महमूद द कन्क्वरर कहते हैं उनको, उन्हें बैजेंटीन एम्पायर का सफाया ही कर दिया था, खत्म कर दिया था बैजेंटीन एम्पायर का। उन्होंने स्टार्ट क्या करा था? अब 1453 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो बैटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में महमूद नाम के एक रूलर होते हैं, योद्धा होता है, उन्होंने बैजेंटीन एम्पायर का ही सफाया कर दिया। महमूद द कन्क्वरर उनको बोला ही जाता है। तो उन्होंने एक ग्रोइंग फेज स्टार्ट करा किसका? ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर का
उन्होंने एक ग्रोइंग फेज स्टार्ट करा, जिससे कि पूरी दुनिया जानती थी, पूरी दुनिया ये खबर मतलब ये जान रही थी कि ऑटोमन्स का बहुत पावर, ऑटोमन्स का की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आफ्टर 1453 ये घटना कब हो रहा है? 1448 का है। 1448 में जब हमारे शाहरुख मिर्जा जी जब मर गए, जो राजा थे, तैमूर के पोता शाहरुख मिर्जा, और उसी समय बैटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है 1453 में। इसमें कि बाइजेंटाइन एम्पायर खत्म हो जाता है, ऑटोमन टर्क्स ग्रोइंग फेज में होते हैं। ये तीसरे दुश्मन थे, किन के? तैमूरों के, जो कि ट्रांसऑक्शियाना में उनका जो साम्राज्य था, ये उनके भी दुश्मन थे। 3 दुश्मन हो गए। पहले कौन? नॉर्थ से उज्बेक आदिवासी है ये, दूसरा वेस्ट में सफाविद वंश, सफाविद डायनेस्टी है, थर्ड में ऑटोमन टर्क है, जो कि टर्की के हैं। टर्की में मतलब उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इराक, उनका ख्वाब था कि वो ईस्टर्न यूरोप को भी हासिल करें और इराक और ईरान को भी। ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ईस्टर्न यूरोप है, इराक, ईरान, वो चाहते थे जीतना। कौन? ऑटोमन टर्क्स। अब आते हैं बाबर। बाबर का जन्म होता है 1482 में। और अपने 12 साल के उम्र में ही, जब वो 12 इयर्स ओल्ड था, 12 साल का था, तब उन्हें फरगना का राजा बना दिया गया। फरगना का राजा बना दिया गया। वो छोटी सी एक डिस्ट्रिक्ट टाइप कह लो, छोटी सी एक सिटी है फरगना, उसका राजा बन गए बाबर कब? 1494 में। बाबर चाहता था जीतना किसको? समरकंद को। इंपॉर्टेंस जो मैंने बताया था यहाँ पर, समरकंद का इंपॉर्टेंस बताया था मैं आपको। अब देखो बाबर क्या चाहता था? समरकंद को जीतना। और समरकंद था किसके अंडर? बाबर के अंकल के पास, बाबर के चाचा के पास, क्योंकि पूरी ट्रांसऑक्शियाना तैमूरों की ही थी इस। लेकिन ये सभी एक दूसरे से लड़ रहे थे, चाचा भतीजा सभी एक दूसरे से लड़ ही रहे थे। बाबर समरकंद को जीतने के लिए इन पे धावा बोलता है, हमला करता है। किस पे? समरकंद पे। और 2 बारी बाबर जीत भी जाता है। 2 बारी वो करता है हमला, दोनों बार बाबर जीत जाता है। पर कुछ ही देर बाद पब्लिक अनरेस्ट की वजह से, नोबल्स अनरेस्ट की वजह से उसे वो वापस से समरकंद छोड़ना पड़ जाता है। वो वापस से अपने राज्य में, जो छोटा सा राज्य फरगना, वहां जाना पड़ता है। दूसरी बार जब बाबर अटैक करता है समरकंद पर, तो बाबर के अंकल किसकी सपोर्ट लेते हैं? सैबानी खान, जो कि कौन था? उज्बेक के आदिवासियों का सरदार था, मतलब उज्बेक आदिवासी के का चीफ था वो। कौन? सैबानी खान। क्या नाम था उसका? सैबानी खान। और उज्बेक आदिवासी बड़े क्रूर होते थे, बारबेरियंस सब कहते थे।
उनका ये सरदार था सैबानी खान। जो सेकेंड हमला जो किया बाबर ने समरकंद पर, तो उस पर साथ किसने दिया? उसके चाचा का, बाबर के अंकल का साथ किसने दिया? सैबानी खान ने दिया। और बाबर को हरा के, बाबर इस वजह से हार गया क्योंकि सैबानी खान ने सपोर्ट किया क्या? बाबर के अंकल का। और बाबर को वहां कहां से वापस समरकंद से कहां भागना पड़ गया? काबुल। बाबर भाग के आ गया काबुल। अब बाबर कहां छिपा हुआ था? काबुल में। और हमेशा क्या सोचता रहता था? किसको जीतने के लिए? समरकंद। अभी भी ये इंडिया के बारे में बाबर नहीं सोच रहा है। बाबर 1504 तक, 1504 एडी तक किसके बारे में सोच रहा है? क्या जीतने के लिए? अपने होमलैंड, अपनी जमीन, अपने घर को जीतने, सेंट्रल एशिया में अपना साम्राज्य बनाना चाहता था, अपने घर को जीतना चाहता था। वो इंडिया के बारे में नहीं सोच रहा। वो किसके बारे में सोच रहा है बाबर? कि मैं काबुल से कब समरकंद जाऊंगा, काबुल से कब समरकंद जाऊंगा। वो काबुल से दिल्ली के बारे में नहीं सोच रहा। 1504 में तो बाबर क्या करता है? वो काबुल से जाता है हेरात। हेरात किसके पास है? बाबर के दूसरे अंकल के पास था हेरात। हेरात से कहता है कि आप हमें मदद करें समरकंद जीतने में। क्योंकि क्या होता है कि जब समरकंद पे सैबानी खान मदद करता है बाबर के दूसरे चाचा का, तो सैबानी खान समरकंद को जीतने के बाद बाकी टेरिटरीज को भी जीतने की कोशिश कर रहा होता है। सैबानी खान चाहता था कि पूरी ट्रांस ऑक्शियाना उसके अंडर आ जाए। अब ये हेरात के जो रूलर थे, मतलब बाबर के दूसरे जो चाचा थे, उनको भी पसंद नहीं, बाबर के दूसरे अंकल को भी ये पसंद नहीं था। इस वजह से हेरात के रूलर और काबुल का बाबर दोनों एक होके वापस से समरकंद पे धावा बोलते हैं। और इस बारी भी सैबानी खान जीत जाता है। और सैबानी खान हेरात को भी, हेरात भी क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पे? हेरात भी क्या था? कल्चरली इंपॉर्टेंट था। कल्चरली इंपॉर्टेंट था हेरात और समरकंद। अब सैबानी खान के पास क्या है? हेरात तो है ही, प्लस समरकंद पहले से था। हेरात तो है ही और समरकंद भी पहले से था। दोनों कल्चरली सेंटर किसके पास आ गया? सैबानी खान के पास आ गया। अब जैसे ही वो हेरात जीतता है, सैबानी खान की दुश्मनी किससे हो जाती है? सफाविदों से। क्योंकि सफाविद बहुत दिन से ख्वाब देख रहे थे कि वो हेरात को जीते। क्योंकि हेरात क्या था? कल्चरली बहुत रिच था, कल्चरली सेंटर था सेंट्रल एशियन कंट्रीज का हेरात। तो सफाविद क्या चाहते थे? हेरात को जीता। हेरात को जीता किसने? सैबानी ने। अब सैबानी का दुश्मन कौन हो गया? सफाविद। सफाविद वर्सेस सैबानी। अब सफाविद का जो राजा था उस वक्त, उसका नाम क्या था? शाह इस्माइल। शाह इस्माइल
शाह इस्माइल और सबानी खान का युद्ध होता है 1510 में। बहुत ही फेमस बैटल है ये कहाँ होता है? मर्व एक जगह है, वहां पे ये युद्ध होता है मर्व पे। और इस बैटल में कौन जीतता है? शाह इस्माइल जीत जाते हैं। और मर कौन जाता है? सैफानी खान। सैफानी खान को मार देता है शाह इस्माइल 1510 वाले बैटल में। अब सैफानी खान जैसे मर गया तो जीत किसकी हुई? बाबर और इस्माइल की। बाबर किसका सपोर्ट कर रहा था? शाह इस्माइल का। अब शाह इस्माइल जो है, सफाविद कौन थे? सफाविद थे शिया। और बाबर कौन था? सुन्नी। पर इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। उज्बेक्स कौन थे? सुन्नी। तो एक तरीके से ये रिलीजियस दुश्मनी भी थी इनकी शाह इस्माइल और उज्बेक्स के साथ। एक तो पॉलिटिकली कॉन्फ्लिक्ट थी, दूसरी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी बन गई, क्योंकि शाह इस्माइल क्या थे? ये शिया थे। और सैफानी खान क्या था? सुन्नी था। हालांकि बाबर भी शिया था, बाबर भी सुन्नी था, लेकिन अभी इस लड़ाई में बाबर और इस्माइल एक साथ। मेन लीडर इस लड़ाई का कौन था? सफाविद, ईरान का राजा शाह इस्माइल, जो कि शिया था। और सुन्नी कौन थे? ये सैफानी। अब क्या होता है कि जैसे ही सैफानी खान मरता है, इन द सेंस उज्बेक्स की हार होती है, बाबर डायरेक्ट कहां पहुंच जाता है? समरकंद। वहां पे बाबर डायरेक्ट समरकंद को कंक्वायर कर लेता है, कब्जा कर लेता है समरकंद पे, क्योंकि उज्बेक्स की हार हो गई। किसने हराया? शाह इस्माइल। बाबर चाहता था कि मैं अब समरकंद का एक आजाद रूलर बनूं, सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस हो मेरा, प्रोविंस सेल्फ गवर्निंग रीजन हो मेरा, सेल्फ गवर्निंग प्रिंसिपैलिटी हो मेरा, उस पर किसी का और का आधिपत्य ना हो। यह चीज शाह इस्माइल को पसंद नहीं थी। शाह इस्माइल चाहता था कि बाबर क्या बन के रहे? हमारा गवर्नर बन के रहे। और शाह इस्माइल और बाबर में वापस से अनबन होने लग गई, क्योंकि बाबर चाहता था राजा बनना, आजाद राजा, कि किसी को होमेज ना देना पड़ जाए। लेकिन शाह इस्माइल क्या चाहता था? कि वो मेरे अधीन रहे, क्योंकि ये युद्ध किसने जीता है? शाह इस्माइल ने जीता है। तो जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि मेरे अंडर रहे। कौन? बाबर। लेकिन बाबर ये नहीं चाहता। इन दोनों के बीच अनबन चल ही रही थी। कितने में उज्बेक्स वापस से खड़े हो गए। उज्बेक्स जो हारे थे वो तुरंत रिकवर हो गए। हार के बाद रिकवर होती है चीजें, कोई भी चीजें सही होती है तो आर्मीज वापस से उन्होंने एक हो गए होंगे, आर्मीज कलेक्ट किए होंगे लड़ाकुओं को, और वापस से वो समरकंद को हासिल कर लिया। किसने? उज्बेक्स ने। वापस से बाबर को फिर से भगा दिया। किसने? उज्बेक्स, जो आदिवासी थे। उज्बेक पहले हार गए 1510 में, फिर बाबर और शाह इस्माइल में अनबन होनी शुरू हो गई। उतने में उज्बेक खड़े हो गए, रिकवर हो गए, मजबूत हो गए। कमजोर थे पहले, अब वापस से मजबूत हो गए, और वापस से बाबर को समरकंद से भगा दिया काबुल। वापस से समरकंद किसके अंडर आ गया? उज्बेक्स के अंडर आ गया।
ठीक है, देख रहे हो उज्बेक, वापस से उज्बेक, ये तो मर गए, शहबानी खान, उज्बेक, ऊपर हो गए, ऐसे कह लो। एक चीज तो यह हुई कि उज्बेक रिकवर कर गया अपने डिफीट से, जो 1510 में हुआ। सेकेंड थिंग क्या हुआ कि बाबर कहाँ आ गया, वापस से काबुल। अब क्या होता है, अब एंट्री होगी ऑटोमन्स की, जो कि टर्की में थे, जो क्या उनका ख्वाब क्या था, इराक और ईरान को जीतना। अब क्या होता है कि 1514 में वापस से एक युद्ध होता है, इनके बीच, सफाविद और ऑटोमन्स के बीच में, सफाविद वर्सेस ऑटोमन्स। और इस युद्ध में ऑटोमन जीत जाता है और सफाविद हार जाता है। और इस वजह से कौन अल्टीमेट कौन रूलर बनता है, अल्टीमेट किंग कौन रहता है, अल्टीमेट राजा कौन बनता है इस पूरे ट्रांसऑक्शियाना का, वो है उज्बेक्स। क्योंकि ईरान ही जीतना था, किनको, ऑटोमन्स को, तो पूरा सेंट्रल एशिया किसके पास आ गया, उज्बेक्स के पास आ गया। क्योंकि सफाविद को किसने हरा दिया, ऑटोमन्स। वो उज्बेक्स को कौन हरा सकता था, सफाविद को किसने हराया, ऑटोमन्स। फिर बचा किसके अंडर ये पूरा सेंट्रल एशियन रीजन, उज्बेक्स के अंडर। उज्बेक्स एकमात्र मालिक हो गया पूरे सेंट्रल ट्रांसऑक्शियाना का। इन सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ, तो वो बाबर को हुआ, जो कि यहाँ काबुल में है। बाबर सोच रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊं। बाबर 1504 से 1518 तक सिर्फ यही सोचता है कि कैसे वो अपनी जमीन को जीते, अपनी ट्रांसऑक्शियाना को हासिल करे जो कि उसकी थी। 14 साल तक वो कोशिश करता है। कोशिश तो वो 1492 से ही कर रहा है, लेकिन 14 साल वो बहुत कोशिश किया कि वो अपने घर को जीत जाए, लेकिन वो घर को कभी जीत नहीं पाता। वो काबुल में ही रहता है 14 साल। इस वजह से बाबर के पास बस एकमात्र ऑप्शन बचता है, वो है इंडिया। अब मैं आपको अगला टॉपिक हमारा यही होगा कि बाबर इंडिया में क्यों आना चाहता था, उसके रीजंस क्या थे, बाबर को इंडिया में आना क्यों पड़ा, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन अब बाबर को इंडिया में ऐसा क्या दिखा कि वो आया, ये मैं आपको अगले टॉपिक में बताता हूं।